नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ बनाने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन जिस तेजी से इस पार्टी ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है, उसकी वजह से ये अब विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के 20 अरब डॉलर निवेश और तेल ऊर्जा की कूटनीति ने भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को एक नई बहस के केंद्र में ला दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। अब मैदान में उतरी कॉकरोच जनता पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। फॉलोअर्स बढ़ने के साथ शक के घेरे में घिरी सीजेपी, झांसे में न आने की अपील। उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 3 दिन की अंतरिम जमानत। अमेरिकी राजदूत बोले, अमेरिका में 20 अरब डॉलर का भारतीय निवेश, उठे सवाल। रूबियो ने दी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के भारत दौरे की सूचना, जयराम रमेश ने कसा तंज। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के समर्थन मिलने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी में है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब पहला वादा पूरा करने का समय आ चुका है। पत्रकार नोट कर लें, कॉकरोच जनता पार्टी जमीनी स्तर से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। पार्टी का कहना है कि हमें अपनी समस्याएं, सुझाव, दस्तावेज, फोटो, वीडियो और विभाग के नामों के साथ अधिकारियों के नाम भेजें। हम इनकी जांच पड़ताल करेंगे और भ्रष्ट चेहरों को सबके सामने लाकर रहेंगे। लोगों से सोशल मीडिया पर टैग और डायरेक्ट मैसेज करने की अपील की गई है। साथ ही शहर, विभाग और मुद्दों की साफ जानकारी देने के लिए कहा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी को यूथ का समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही अब ये पार्टी शक के घेरे में भी आने लगी है। वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलकर ने सीजेपी के फॉलोअर्स पर सवाल उठाए। पारुलकर ने फॉलोअर्स का गणित समझाते हुए एक्स पर लिखा कि अगर 4 दिनों में 88 लाख फॉलोअर्स बढ़े तो हर सेकंड लगभग 25 नए फॉलोअर्स जुड़ने चाहिए थे, जो कहीं से भी सच्चाई नहीं लगती। पारुलकर ने चेताया कि चाटुकारों के इस युग में मीडिया, सोशल मीडिया में अचानक सुर्खियां बटोरने वाली कोई भी बात सांप्रदायिक संघ शासन का विरोध कर रही वास्तविक विपक्षी ताकतों से ध्यान भटकाने का एक हथकंडा है। 1.5 दशकों से दूसरी बार इन हथकंडों के झांसे में न आए। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में शुरू हुई व्यंग वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी को पछाड़ा है और अब नाम के रजिस्ट्रेशन को लेकर होड़ मच गई है। कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बनाने के लिए अब तक ट्रेडमार्क विभाग के पास 3 ट्रेडमार्क अर्जी दाखिल की गई हैं। ये सभी आवेदन क्लास 45 के तहत किए गए हैं, जो कानूनी और व्यक्तिगत सुरक्षा सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट पर खुद को सुस्त और बेरोजगारों की आवाज बताने वाली इस पार्टी की शुरुआत हाल ही में हुई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से की थी, जिससे लोग भड़क गए थे। पुणे के अभिजीत दिपके ने इस गुस्से को एक मजाक में बदला, जो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने नए हैंडल से वापसी की है। कॉकरोच इज बैक नाम के एक नए हैंडल पर चंद घंटों में ही हजारों फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। दीपके का कहना है कि सरकार उनके पेज की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह डर चुकी है। उन्होंने सरकार के इस बड़े कदम को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना बताया। इस कार्रवाई के विरोध में अब देश के कई बड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं। महुआ मोइत्रा और योगेंद्र यादव जैसों ने सरकार की इस तानाशाही की कड़ी निंदा की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि जो सरकार एक छोटा सा मजाक नहीं सह सकती, वो खुद एक मजाक है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उमर खालिद 1 जून 2026 से 3 जून 2026 तक सशर्त जेल से बाहर आ सकेंगे। उमर खालिद ने अदालत में 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मां की 2 जून को सर्जरी होनी है और उन्हें मां की देखभाल के लिए परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने अपने दिवंगत चाचा के अंतिम धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की भी अनुमति मांगी थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 19 मई को उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि जमानत के लिए दिए गए कारण पर्याप्त नहीं है। इसके बाद उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस ने उमर खालिद की ओर से दलील दी कि उन्हें पहले भी बहन की शादी समेत कई पारिवारिक कारणों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने हर बार समय पर सरेंडर भी किया है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया था कि उमर खालिद की मां की सर्जरी एक छोटी प्रक्रिया है और उनकी देखभाल परिवार के दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने सीमित अवधि के लिए राहत देते हुए उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। दिल्ली में बकरीद पर सख्त नियम उल्लंघन पर होगा केस। थाने में 180 करोड़ का निवेश घोटाला, एसआईटी की मांग तेज।
अमेरिका में 20 अरब डॉलर का भारतीय निवेश, राजदूत गदगद। मार्को रूबियो के बयानों पर जयराम रमेश का तंज। दिल्ली में बकरीद को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि बकरीद पर गाय, बछड़ा, गौवंश, ऊंट और दूसरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी को लेकर भी बड़ा आदेश जारी किया। गली, सड़क, पार्क या किसी भी खुले सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि बकरीद के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि कुर्बानी के बाद जानवरों का वेस्ट सीवर, नाली या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दंपत्ति ने करीब 1200 से ज्यादा निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर लगभग 180 करोड़ रुपए ठग लिए। इस मामले में पीड़ितों के वकील राजेश काकड़े ने राज्य के पुलिस महासंचालक को पत्र लिखकर पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 24 फरवरी 2026 को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि जालसाजों ने मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को निशाना बनाकर उनकी जीवन भर की जमा पूंजी निवेश के नाम पर हड़प ली। ठगी का शिकार हुए लोग अब न्याय के लिए पुलिस और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस केस में मुख्य आरोपी सचिन राणे, उनकी पत्नी प्रीति राणे और उनके सहयोगी सागर समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र के एमपीआईडी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोप है कि आरोपियों ने निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का भरोसा देकर एक संगठित तरीके से पूरी तरह नेटवर्क चलाया। पुलिस ने इस मामले में अब तक सह आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी दंपत्ति सचिन राणे और प्रीति राणे अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इसी आधार पर लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द एसआईटी का गठन किया जाए और पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का भारी भरकम निवेश का वादा किया है। इस बड़े कदम की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी है। उन्होंने इसे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिए एक मील का पत्थर बताया। राजदूत के मुताबिक इस निवेश से अमेरिका के कई राज्यों में तरक्की होगी, वहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और हजारों नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों ने ये निवेश किया है। सर्जियो गौर ने कहा कि सालाना सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट समिट में भारतीय कंपनियों को अमेरिका में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश का वादा करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। 20 अरब डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया भर के सभी दूतावास अमेरिका में निवेश लाने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि भारत में मौजूद हमारे दूतावास ने अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। ये वाकई एक शानदार कामयाबी है। मुझे गर्व है कि हमारी दूतावास टीम ने किसी भी अन्य मिशन की तुलना में अमेरिका में सबसे ज्यादा निवेश पहुंचाया है। भारत में जानकारों का कहना है कि भारत से अरबों डॉलर की पूंजी बहकर अमेरिका जा रही है, यानी पैसा विकासशील देशों से अमीर देशों की तरफ बढ़ रहा है। और गौर हमसे कह रहे हैं कि इसका जश्न मनाया जाए। ये अमेरिका की लूट खसोट वाली अर्थव्यवस्था का जीता जागता सबूत है। असल में पूंजी और निवेश की जरूरत भारत को है, अमेरिका को नहीं। यहाँ तो पूरी तरह से उल्टी गंगा बह रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी भारत यात्रा से पहले कहा कि अमेरिका भारत को रिकॉर्ड मात्रा में ईंधन बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बातचीत में साफ कहा कि अमेरिका भारत को उतना ईंधन बेचने के लिए तैयार है जितना भारत खरीदना चाहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा से ठीक पहले आया। वे आने वाले शनिवार यानी 23 मई से 26 मई तक भारत के 4 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। इसी बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स के भी अगले हफ्ते भारत आने की जानकारी दी है। इस घोषणा से साफ संकेत मिलते हैं कि भारत को ऊर्जा सप्लाई करने की अमेरिकी योजना में वेनेजुएला का कच्चा तेल भी शामिल हो सकता है। दरअसल इस समय अमेरिका की विभिन्न रिफाइनरियों में वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चा तेल पहुंच रहा है। रूबियो के इस बयान पर जानकारों और आलोचकों का कहना है कि ये पूरा खेल भारत को रोकने के लिए है, ताकि भारत गैर डॉलर यानी रुपए या दूसरी करेंसी में रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। वो असल में भारत कह रहे हैं, ब्रिक्स देशों का अपना पेमेंट सिस्टम छोड़ो और हमारे पाले में आ जाओ, हमारे गुलाम बन जाओ, डॉलर खर्च करके हमारा महंगा तेल और गैस खरीदो और अपना सारा खजाना खाली कर दो, ताकि तुम्हारे देश में पैसों की किल्लत हो जाए, कंगाली आ जाए और लोग सड़कों पर दंगे करने लगे। एक अच्छे सेवक की तरह हमारी बात मान लो।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत की विदेश नीति में अमेरिकी दखल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों का हवाला देकर गंभीर सवाल खड़े किए। जयराम रमेश के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए ऐलान भी रूबियो ने ही किया था। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति के भारत दौरे की जानकारी भी सबसे पहले रूबियो ने ही दी है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत सरकार ने खुद अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा था। अब पता चला है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अगले हफ्ते नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत में शामिल होने वाले थे। हालांकि अफ्रीका में एबोला वायरस फैलने की वजह से इस कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री के पिटारे में भारतीय विदेश नीति के लिए और क्या क्या छिपा है? फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.